सिर्फ एक साल में एक ही पार्टी ने 6,088 करोड़ रुपए का चंदा जुटा लिया। कुल मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ रुपए जो भारत की बड़ी पार्टियों को दान के रूप में मिले, उसका करीब 85% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में चला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म हो चुकी थी, फिर भी बीजेपी की फंडिंग एक ही साल में 50% से ज्यादा बढ़कर सीधे 6,088 करोड़ पर पहुंच गई, जो कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा है। अब सोचिए, इतना पैसा आता कहां से है? कॉरपोरेट घरानों से, इलेक्टोरल ट्रस्ट से, या फिर सिस्टम की उन दरारों से जिनके बारे में आम मतदाता को कुछ पता ही नहीं होता? और सबसे जरूरी सवाल, जब मैदान में एक टीम के पास 6,088 करोड़ हों, तो क्या ये मुकाबला विचारों का रह जाता है या फिर सिर्फ पैसों का खेल बन जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी की फंडिंग की, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, बिना घुमाए फिराए, सीधी भाषा में। साल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में खुद को एक वैचारिक, कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में पेश करती रही। कार्यकर्ता शाखाएं, छोटे छोटे दान, सदस्य शुल्क, यही इसकी असली पूंजी मानी जाती थी। उस दौर के चुनाव भी अलग थे। पोस्टर लगते थे, लाउडस्पीकर चलते थे, जीपों से प्रचार होता था, गांव कस्बों में छोटी छोटी सभाएं होती थीं। कोई 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल नहीं थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना ही हेलीकॉप्टर रैली और हाईटेक इवेंट वाले महंगे चुनाव अभियान। लेकिन 90 के दशक के बाद खेल बदल गया। टीवी न्यूज़ चैनल आए, स्टूडियो डिबेट शुरू हुई, बड़ी बड़ी रैलियां, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, पीआर एजेंसियां, डेटा टीम, आईटी सेल। और चुनाव जीतना अब सिर्फ पोस्टर और नारे का नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों के बजट का खेल बन गया। यहीं से राजनीतिक पार्टियों का रिश्ता कॉरपोरेट घरानों के साथ और गहरा होना शुरू हुआ। और इस नए खेल में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा बढ़त ली, वो रही बीजेपी। अब थोड़ा समझते हैं कि कागज पर सिस्टम क्या कहता है। कानून के हिसाब से 20,000 रुपए से ऊपर का हर दान राजनीतिक पार्टी को नाम और डिटेल के साथ डिक्लेयर करना पड़ता है। कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा राजनीतिक चंदे में दे सकती हैं, और इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाकर कॉरपोरेट अलग अलग पार्टियों को डोनेशन बांट सकते हैं। सुनने में ये सब बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। 20,000 से कम वाले दान अज्ञात दाता के नाम पर सिस्टम के बाहर घूमते रहते हैं। ट्रस्ट और कंपनियों के पीछे कौन कौन से बिजनेस हैं, किसका कितना प्रभाव है, ये आमतौर पर जनता की नजरों से पूरी तरह छुपा रहता है। मतलब कौन सा कारोबारी किस पार्टी पर कितने करोड़ का दांव लगा रहा है, ये बात वोटर तक बहुत कम पहुंचती है। 2017-18 में सरकार एक नई स्कीम लेकर आई, इलेक्टोरल बॉन्ड। दावा किया गया कि अब राजनीतिक फंडिंग स्वच्छ होगी, क्योंकि पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए आएगा, कैश के बजाय बैंकिंग चैनलों से आएगा, तो काला धन कम होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट था। पब्लिक को यह नहीं बताया जाता था कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। बैंक को पता, सरकार को पता, लेकिन वोटर अंधेरे में। यानी जिस व्यक्ति को अपने वोट के आधार पर फैसला लेना है, उसे ये नहीं पता कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहा है, उसके पीछे किस किस का पैसा लगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2016-17 से 2021-22 तक लगातार 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 9,188 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचे। इस पूरी राशि का करीब 57% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में गया, यानी लगभग 5,272 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को मिले। कांग्रेस को करीब 952 करोड़ और बाकी पार्टियां टीएमसी, बीजेडी, डीएमके वगैरह काफी नीचे। सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हर 2 में से 1 रुपया बीजेपी के पास गया। अब सवाल यह है, ये स्कीम कालाधन खत्म करने के लिए थी या फिर किसी एक पार्टी की फंडिंग को सुपरचार्ज करने के लिए? अगर इसे ग्राफ की भाषा में समझें तो तस्वीर और साफ दिखती है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टियां। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के लिए लगभग 5,272 करोड़, कांग्रेस के लिए करीब 952 करोड़, बाकी सब मिलाकर भी बीजेपी से काफी पीछे। इसी दौरान कई साल ऐसे आए जब सिर्फ घोषित दान में ही बीजेपी 2 से 2,500 करोड़ की रेंज में थी और दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां कुछ 100 करोड़ पर अटकी रहीं। मतलब चुनावी मुकाबला आइडियोलॉजी और नीतियों का कम होता गया और धन शक्ति का ज्यादा बनता गया। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट डोनेशन और इलेक्टोरल ट्रस्ट की, जो इस खेल के साइलेंट प्लेयर्स हैं। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसा एक बड़ा ट्रस्ट कई सालों तक बीजेपी को सैकड़ों करोड़ रुपए देता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही वित्त वर्ष में प्रूडेंट ने करीब 723-724 करोड़ रुपए बीजेपी को दान में दिए। पार्टी के कागज में दिखाए गए दान की एंट्री 30, राशि 723.675 करोड़। ट्रस्ट के कागज में एंट्री 31, राशि 723.78 करोड़। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन जब हजारों करोड़ का खेल हो तो डेटा में ऐसा भी फर्क सवाल खड़ा करता है कि हिसाब किताब इतना ढीला क्यों है। कॉर्पोरेट डोनेशन की लिस्ट देखें तो कई बड़े नाम सामने आते हैं। एक ही दौर में रिपोर्ट्स में दिखता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगभग 100 करोड़ रुपए, रुंगटा सन्स करीब 95 करोड़, वेदांता 60-70 करोड़,
मैक्रोटेक लोधा, बजाज ग्रुप की कंपनियां, डिराइव इन्वेस्टमेंट्स, ये सब मिलकर दर्जनों दर्जनों करोड़ बीजेपी को दान के रूप में देते हैं। जिन कंपनियों को सरकार से लाइसेंस, खनन अधिकार, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टैक्स में राहत और नियमों में ढील चाहिए होती है, अगर वही कंपनियां सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा दे रही हों, तो क्या इसे सिर्फ दान कहा जा सकता है या फिर ये एक तरह का पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है? फरवरी 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनाम बॉन्ड नागरिकों के राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। राजनीतिक चंदा किसी व्यक्ति या कंपनी को नीतियों पर खास प्रभाव दे सकता है, और अगर ये सब गुप्त रखा जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है, मजबूत नहीं होता। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि नए बॉन्ड जारी न किए जाएं और जो बॉन्ड अब तक खरीदे और रिडीम हुए हैं उनका पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए, ताकि देश को कम से कम ये पता चल सके कि किसने किसे कितना पैसा दिया था। ये फैसला आया तो बहुत लोगों को लगा कि अब राजनीतिक फंडिंग कम हो जाएगी, अब मैदान थोड़ा बराबर होगा, लेकिन हुआ उल्टा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म होने के बाद भी 2024-25 के साल में बीजेपी ने कुल दान में करीब 6088 करोड़ रुपए हासिल किए, जो पिछले साल से 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी, और कांग्रेस वगैरह बाकी पार्टियों से लगभग 12 गुना ज्यादा। यानी स्कीम बदल गई, रास्ता बदल गया, लेकिन फंडिंग का फ्लो और बीजेपी की बढ़त जैसी की तैसी बनी रही। इसी बीच कुछ आरटीआई जवाबों और रिपोर्ट्स में एक और गंभीर आरोप सामने आया। कई जगह सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और पब्लिक इवेंट्स के नाम पर असल में पार्टी फंड इकट्ठा किया गया। बैनर पर योजना और विकास का नाम, स्टेज पर सत्ता पक्ष के नेता, लेकिन जिस रसीद पर पैसा जमा हो रहा है उस पर लिखा है पार्टी फंड। अगर सरकारी स्कीम और पब्लिक प्रोग्राम की आड़ में किसी एक पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए तो ये सिर्फ नैतिक नहीं, लोकतांत्रिक सवाल भी बन जाता है। क्या सत्ताधारी दल और सरकार धीरे धीरे एक ही चीज बनते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर विपक्ष किस जमीन पर खड़ा होगा? इतने बड़े फंड का सबसे बड़ा असर कहां दिखता है? नैरेटिव पर। चुनावी सीजन में आप जो कुछ देखते हैं, टीवी पर लगातार विज्ञापन, फुल स्क्रीन कैंपेन, सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चेहरा, बूस्टेड पोस्ट, इमोशनल वीडियो, इन्फ्लुएंसर की रील्स, डेटा ड्रिवन माइक्रो टारगेटिंग, ये सब बहुत महंगा खेल है। जब एक पार्टी के पास बाकी सभी पार्टियों से कई गुना ज्यादा पैसा हो तो वो सिर्फ संदेश नहीं, पूरा माहौल कंट्रोल करने लगती है। किस मुद्दे पर डिबेट होगी, कौन सा स्लोगन ट्रेंड करेगा, कौन सी खबर टॉप पर जाएगी और आम आदमी तक किसकी कहानी सबसे ज्यादा पहुंचेगी। सीधी भाषा में समझो, अगर टीम ए के पास स्टेडियम भी है, लाइट भी है, कैमरा भी है और कमेंट्री बॉक्स भी, और टीम बी के पास सिर्फ बैट बॉल है, तो मैच शुरू होने से पहले ही किसके जीतने के चांस ज्यादा है ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की बुनियाद दो चीजों पर टिकी होती है, जानकारी और बराबरी का मौका। जानकारी का मतलब मतदाता को यह पता होना चाहिए कि किस पार्टी के पीछे किसका पैसा लगा है, और बराबरी का मतलब ऐसा सिस्टम जहां बिना हजारों करोड़ के भी कोई राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सके, लड़ सके, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। आज की हकीकत यह है, राजनीतिक फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही पार्टी के पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, कंपनी डोनेशन, इनके जरिए आने वाला ज्यादातर पैसा आम मतदाता की नजर से लगभग अदृश्य है, और चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही चेहरा जिसके पीछे सबसे ज्यादा फंड है। तो असली सवाल बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है, असली सवाल यह है, जब वोट आपका है, जब सरकार आपके नाम पर बनती है, जब फैसलों का असर आपकी नौकरी, आपके टैक्स, आपके भविष्य पर पड़ता है, तो राजनीतिक पार्टियों के पीछे बहने वाले हजारों करोड़ रुपए की पूरी कहानी आपसे छुपाकर क्यों रखी जाती है? अगर ये पैसा सच में राष्ट्र निर्माण के लिए है तो फिर इसे छुपाकर क्यों दिया जाता है? और अगर इसे छुपाकर ही देना है तो क्या ये मान लेना चाहिए कि खेल कुछ और ही है? सोचिएगा जरूर।